नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव विजय कोचिंग के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पर्यावरण की एक श्रृंखला शुरू किए, विश्व के भूगोल की भी एक श्रृंखला शुरू किए हैं। तो पर्यावरण की श्रृंखला में हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया है और इस चैप्टर का नाम है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। और अगला चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे जिसको हम बोलते हैं जीवोम या बायोम। उसको हम क्या बोलते हैं? जीवोम या बायोम। तो जीवोम या बायोम कहाँ किसे जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है, किन लोगों से मिलकर होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या विशेषताएं हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे RO, UPPCS या अन्य एग्जामों में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। चैप्टर हमारा कौन सा है? तो हमारे चैप्टर का नाम है जीवोम। चैप्टर का नाम है जीवोम या इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बायोम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बायोम, और हिंदी में इसको बोलते हैं जीवोम। इस जीवोम या बायोम का निर्माण कैसे होता है, इसकी परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें परिभाषा में लिखा जाता है कि किसी एक जलवायु प्रदेश, किसी एक जलवायु प्रदेश में, किसी एक जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, इत्यादि, वनस्पतियों इत्यादि के मिलने से निर्मित तंत्र को जीवोम कहा जाता है। तंत्र को जीवोम कहा जाता है। ठीक, परिभाषा में क्या लिखेंगे? कोई एक जलवायु प्रदेश है और उस जलवायु प्रदेश में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कीड़े मकोड़े हों, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी वनस्पतियां हैं, इन सभी लोगों से मिलकर जब कोई एक तंत्र बनता है तो उस तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? उस तंत्र को कहा जाता है जीवोम। उस तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवोम। अब जीवोम के निर्माण में कितने लोगों का योगदान है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जीवोम के निर्माण में क्या होना चाहिए? एक जलवायु प्रदेश होना चाहिए, और इस जलवायु प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, कीड़े मकोड़े जो किसी एक ही जलवायु प्रदेश में रहते हैं, उनसे निर्मित तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवोम बोलते हैं। उससे निर्मित तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवोम बोलते हैं। अब इस जीवोम को पढ़ने के लिए पहले हमको देखना होगा कि पृथ्वी पर कितने जलवायु प्रदेश हैं, पृथ्वी पर कितने जलवायु प्रदेश हैं, कितने जलवायु प्रदेश हैं, और इन्हीं जलवायु प्रदेशों के आधार पर, इन्हीं जलवायु प्रदेशों के आधार पर जीवोम का वर्गीकरण किया गया है। इन्हीं जलवायु प्रदेशों के आधार पर जीवोम का या बायोम का क्या हुआ है? वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो पूरे पृथ्वी पर कितने जलवायु प्रदेश हैं? तो 12 जलवायु प्रदेश हैं।
पूरे पृथ्वी पर जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? 12। और इसी 12 जलवायु प्रदेशों के आधार पर विभिन्न भागों में इसको क्या किया गया है? जीवों को बांटा गया है। ठीक ना। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर जलवायु प्रदेश हैं कौन कौन से। पृथ्वी पर जलवायु प्रदेश हैं कौन कौन से, तो और उन्हीं जलवायु प्रदेशों के आधार पर हम लोग जीवोम का वर्गीकरण करेंगे। तो ये जो जीवोम है, जीवोम 4 प्रकार का होता है। जीवोम का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो जीवोम होता है 4 प्रकार का। जीवोम होता है 4 प्रकार का, जिसमें से पहला हमारा क्या है? वनीय जीवोम। पहला हमारा है वनीय जीवोम। फिर दूसरा है हमारा घास स्थलीय जीवोम। दूसरा है घास स्थलीय जीवोम। घास स्थलीय जीवोम मतलब हम लोग पढ़ते हैं भूगोल में या पर्यावरण में कि जो घास के मैदान हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उन घास के मैदानों से निर्मित जीवों को हम क्या बोलते हैं? घास स्थलीय जीवोम। फिर तीसरा जो जीवोम है इसको हम क्या बोलते हैं? पहला हो गया वनीय जीवोम, दूसरा है घास स्थलीय जीवोम, तीसरा है टुंड्रा जीवोम। तीसरा है टुंड्रा जीवोम और चौथा हमारा है, इसको हम बोलते हैं महासागरीय जीवोम। चौथे को हम क्या बोलते हैं? महासागरीय जीवोम। तो इस प्रकार से जीवोम की संख्या कितनी हो गई? 4। जीवोम की संख्या हो गई 4। कौन कौन से? एक हो जाएगा वनीय जीवोम, एक हो जाएगा घास स्थलीय जीवोम, एक है टुंड्रा जीवोम और एक है महासागरीय जीवोम। तो जीवोमों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। जैसे वन कई भागों में पाए जाते हैं और कई प्रकार के होते हैं, वन कई भागों में पाए जाते हैं और कई प्रकार के होते हैं, और इन्हीं वनों को हम क्या बोलते हैं? वन्य जीवों। उसी प्रकार से घास के मैदान हैं, और घास के मैदान भी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो अलग अलग प्रकार से कटिबंधों से जीवों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि पृथ्वी पर जो 12 जलवायु प्रदेश हैं, पृथ्वी पर जो 12 जलवायु प्रदेश हैं, उन्हीं जलवायु प्रदेशों के आधार पर हमने जीवों का वर्गीकरण किया है। उन्हीं जलवायु प्रदेशों के आधार पर हम लोगों ने जीवों का वर्गीकरण किया है। तो कौन कौन से पृथ्वी पर जलवायु प्रदेश हैं, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी नोट्स हैं, PDF हैं, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएंगे या आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इसको आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारे कोचिंग का ज्वाइन करिएगा और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, हमारे वीडियो भी या PDF भी, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती जाएंगी। पृथ्वी के जलवायु प्रदेशों की बात हम लोग कर रहे थे, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने अक्षांश और देशांतर वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी पर गोलार्धों की संख्या कितनी है। तो हमारी पृथ्वी पर गोलार्धों की संख्या है 2। एक है उत्तरी गोलार्ध, एक है उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। इन्हीं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जलवायु प्रदेशों का विभाजन है। जो जलवायु प्रदेश जितनी डिग्री अक्षांश के बीच में उत्तरी गोलार्ध में मिलेंगे, वही सेम जलवायु प्रदेश उतने ही डिग्री अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्ध में मिलेंगे। तो एक हम गोलार्ध बना रहे हैं, आप इसको चाहे उत्तरी गोलार्ध समझिएगा चाहे दक्षिणी गोलार्ध, सारे दोनों गोलार्धों में जलवायु प्रदेश हमारे क्या होंगे? एक समान होंगे। एक हम बना रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पर
जैसे यहाँ पर हमने एक गोलार्ध बनाया, हमने एक गोलार्ध बनाया और इस गोलार्ध को हम लोग मान लें ये उत्तरी गोलार्ध है। ये हमारा कौन सा गोलार्ध होगा? उत्तरी गोलार्ध। और इस उत्तरी गोलार्ध में ये जो हमारी रेखा है, इस रेखा को हम लोग नाम देते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम नाम क्या देंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर एक रेखा और खींचेंगे और इस रेखा को हम लोग नाम क्या देंगे? 10 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको नाम क्या दिया जाएगा? 10 डिग्री अक्षांश रेखा। और 10 डिग्री अक्षांश से ऊपर चलेंगे तो एक रेखा और हमको मिलेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? 30 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे? 30 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? 45 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? 45 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? 60 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगी 70 डिग्री अक्षांश रेखा। इन्हीं अक्षांश रेखाओं के बीच में हमको जलवायु प्रदेशों को समझना है। तो यहाँ पर हो गई हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके ऊपर 10 डिग्री, इसके ऊपर 30 डिग्री अक्षांश रेखा। और 30 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर चलेंगे तो क्या मिलेगा? 45 डिग्री अक्षांश रेखा। और 45 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर चलेंगे तो 60 डिग्री अक्षांश रेखा। और 60 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर चलेंगे तो 70 डिग्री अक्षांश रेखा। और 70 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर चलेंगे तो हमको एकदम ऊपर मिलेगी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? तो यहाँ पर होगा हमारा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब समझते हैं, ये वाला जो भाग है, यहाँ से ये वाला भाग, ये कहलाएगा महाद्वीप का पूर्वी तट। ये क्या कहलाएगा? ये होगा महाद्वीप का पूर्वी तट। ठीक, अगर ये महाद्वीप का पूर्वी तट है तो ये हमारा कहलाएगा महाद्वीप का पश्चिमी तट। ये हमारा क्या होगा? महाद्वीप का पश्चिमी तट। ये होगा महाद्वीप का पश्चिमी तट। अगर ये पूर्वी होगा तो इधर हमारा क्या होगा? पश्चिमी होगा। ऊपर उत्तरी मान लेते हैं, नीचे दक्षिणी मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र है, 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र है, पूर्व से पश्चिम तक, यहाँ पर जो जलवायु प्रदेश पाया जाता है, इस जलवायु प्रदेश को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। और विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का जो विस्तार है वो पूरी पृथ्वी पर कितने डिग्री अक्षांश के बीच मिलता है? तो 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच उत्तरी गोलार्ध में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी। 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में कौन सा जलवायु प्रदेश मिलता है हमको? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। और जो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश होता है, यहाँ पर 12 महीने तापमान अधिक होता है। और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर 12 महीने वर्षा अधिक होती है। और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता भी क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। अब इसको हम लोग बांट देते हैं 3 भाग में। इसको हम लोग बांट देते हैं 3 भाग में। और जब 3 भाग बांटेंगे तो यहाँ पर कितने जलवायु प्रदेश हो जाएंगे? एक हमारा हो गया विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, फिर 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 1, 11 और 1, 12। और इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो जलवायु प्रदेशों की संख्या कुल है 12। अब देखते हैं कौन कौन से हैं।
10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये कहलाएगा महाद्वीप का पूर्वी तट, ये कहलाएगा महाद्वीप का मध्यवर्ती तट, और ये कहलाएगा महाद्वीप का पश्चिमी भाग। ये होगा महाद्वीप का पूर्वी, इधर होगा महाद्वीप का मध्यवर्ती, और इधर होगा महाद्वीप का पश्चिमी भाग। तो 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के पूर्वी भाग में जो जलवायु प्रदेश यहाँ पर पाया जाता है, इस जलवायु प्रदेश का नाम क्या है यहाँ पर? तो इस जलवायु प्रदेश को हम लोग क्या बोलते हैं? मानसूनी जलवायु प्रदेश। इसको हम क्या बोलते हैं? मानसूनी जलवायु प्रदेश। और मानसूनी जलवायु प्रदेश कितने डिग्री अक्षांश के बीच में है? तो 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में महाद्वीप के पूर्वी तट पर। मध्य में चलेंगे तो मध्य में यहाँ पर हमको मिलेगा समाना तुल्य जलवायु प्रदेश। मध्य में यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? समाना तुल्य जलवायु प्रदेश। समाना तुल्य जलवायु प्रदेश 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में मिलेगा। और पश्चिमी भाग में चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। यहाँ पर कौन सा जलवायु प्रदेश मिलेगा? मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कितने डिग्री अक्षांश के बीच में मिलता है? तो आप पूरे दुनिया में किसी भी महाद्वीप में देखेंगे तो जितने भी मरुस्थल हैं पूरे विश्व में, किसी भी महाद्वीप में देखेंगे तो जो मरुस्थल हैं वो मैक्सिमम आपको मिलेंगे 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच। 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मिलेंगे। कौन सा? मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और दुनिया के मैक्सिमम मरुस्थल सब महाद्वीप के पश्चिमी तट पर हैं 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच। और दुनिया में जितने भी मरुस्थल हैं मैक्सिमम के पश्चिमी तट पर कोई ना कोई ठंडी जलधारा चलती रहती है, कोई ना कोई ठंडी जलधारा चलती है। जैसे दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे तो एक मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल। और इस मरुस्थल के आप पश्चिमी तट पर देखेंगे तो जो जलधारा चलती है, जलधारा का नाम क्या है? उसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। तो उस मरुस्थल का विस्तार भी 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। ये हो गया। अब अगला जलवायु प्रदेश देखते हैं। 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच यहाँ पर जो जलवायु प्रदेश मिलेगा, इस जलवायु प्रदेश का नाम है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। और जो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश है वो कितने डिग्री अक्षांश के बीच में? 30 से 45 और महाद्वीप के पूर्वी तट पर है। मध्य में आएंगे तो मध्य में यहाँ पर हमको मिलेगा स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश यहाँ पर मिलेगा हमको स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। और पश्चिम में चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कितने डिग्री अक्षांश के बीच में है? तो ये है 30 से 45। और किस तट पर होगा? तो ये है हमारा पश्चिमी तट पर। तो 30 से 45 पूर्वी तट पर कौन सा है? चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। मध्य में चलेंगे तो स्टेपी जलवायु प्रदेश। और पश्चिम में चलेंगे तो कौन सा मिलेगा? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं तो हमको 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में यहाँ पर जो जलवायु प्रदेश मिलता है इसको हम बोलते हैं लारेशियन जलवायु प्रदेश। इसको हम क्या बोलते हैं? लारेशियन जलवायु प्रदेश। और मध्य में चलेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है? यहाँ पर मिलता है साइबेरियन जलवायु प्रदेश। साइबेरियन जलवायु प्रदेश। साइबेरियन जलवायु प्रदेश। ठीक। 45 से 60 पूर्वी तट पर आपको मिलेगा लारेशियन जलवायु प्रदेश। 45 से 60 मध्य में मिलेगा साइबेरियन जलवायु प्रदेश। और 45 से 60 पश्चिम में चलेंगे
तो यहाँ पर हमको मिलेगा ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश, ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। अब चलते हैं 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच। 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर हमारा मिलेगा टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश, टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। 60 से 70 के बीच में टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश, और 70 से 90 के बीच में कौन सा है? टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। 70 से 90 के बीच में टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश, टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। ये तो हो गए 12 जलवायु प्रदेश जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और इनका विभाजन, जलवायु प्रदेशों का विभाजन अक्षांश रेखाओं के आधार पर किया गया है। हमने आपको ये बात अक्षांश और देशांतर रेखा वाले वीडियो में विधिवत समझाया था कि अक्षांश रेखाओं के द्वारा दुनिया में किसी भी देश के जलवायु प्रदेश का विभाजन किया या वर्गीकरण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश के बीच में कौन सा जलवायु प्रदेश है? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश है। 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप का ये पूर्वी भाग है, ये मध्यवर्ती भाग है, और ये पश्चिमी भाग है। तो 10 से 30 पूर्व में कौन सा है? मानसूनी। मध्य में कौन सा पड़ेगा? सवाना तुल्य। पश्चिम में कौन सा पड़ेगा? मरुस्थलीय। फिर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में पूर्व में शेनतुल्य, मध्य में स्टेपी, और पश्चिम में भूमध्य सागरीय। फिर आप 45 से 60 में चलेंगे तो पूर्व में कौन सा है? लारेशियन, मध्य में कौन सा है? साइबेरियन, और पश्चिम में कौन सा है? ब्रिटिश तुल्य। और आप 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में चलेंगे तो वहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश, और 70 से 90 के बीच में चलेंगे तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा? टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। ये तो हो गई पृथ्वी में 12 जलवायु प्रदेश। 12 कौन कौन से हैं? एक ये हो गया, फिर 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, और इधर 1, 11 और 1, 12। और इन्हीं जलवायु प्रदेशों के आधार पर हमको जीवोम का वर्गीकरण करना है, या पूरे जीवोम चैप्टर को क्या करना है? पढ़ना है। समझते हैं। जब हम इस जलवायु प्रदेश के माध्यम से जीवोम का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वन्य जीवोम यहाँ पर मिलेगा, एक वन्य जीवोम यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर जो वन्य जीवोम मिलेगा, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में जो वन्य जीवोम मिलेगा, यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? तो यहाँ पर वन मिलेंगे सदाबहार वन, यहाँ पर वन मिलेंगे सदाबहार। फिर मानसूनी में चलेंगे तो यहाँ पर हमको पर्णपाती या पतझड़ प्रकार के वन मिलेंगे। पर्णपाती या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मानसूनी जलवायु। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मानसूनी वन या पर्णपाती वन। 2 वन हो गए। वन्य जीवों को भी हम लोग कई भाग में बांटकर पढ़ेंगे। तो एक वन जीवोम कौन सा हो गया? सदाबहार, या इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखीय वन जीवोम। एक हो गया पर्णपाती या मानसूनी वन। एक हमको यहाँ पर मिलेगा भूमध्य सागरीय वन। एक यहाँ पर हमको कौन सा मिलेगा? भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागरीय वन। और एक हमको मिलेगा यहाँ पर टैगा वन, या यहाँ पर किस प्रकार के वन मिलेंगे? कोणधारी वन, या कोणधारी वन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टैगा वन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैगा वन। ये तो 4 प्रकार के हो गए टैगा वन जीवोम। कौन कौन से? एक आपका है विषुवत रेखीय वन जीवोम, या इसे को हम क्या बोलते हैं? सदाबहार वन। एक हो गया मानसूनी जलवायु प्रदेश में पर्णपाती, पतझड़ या मानसूनी वन। तीसरा हो गया भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पाया जाने वाला भूमध्य सागरीय वन। और चौथा हो गया हमारा कोणधारी
या टैगा वन। 4 प्रकार के वन जीवोम हो गए और 4 ही प्रकार के वन जीवोम पाए जाते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं घास के मैदान। घास के मैदान में 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर एक है सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश में सवाना घास के मैदान, या यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सवाना। इनको हम बोलते हैं सवाना। और जो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश होता है यहाँ पर पाए जाते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। यहाँ पर पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं इन घास के मैदानों को कहा जाता है स्टेपी। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेपी। लेकिन अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में इसके नाम अलग अलग हैं। जैसे आप अमेरिका में देखेंगे तो इसका नाम अलग मिलेगा। अमेरिका में उस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम प्रेरीज बोलते हैं। आप यूरोप में चलेंगे तो इसे को हम क्या बोलेंगे, स्टेपी बोलेंगे। दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, वहाँ पर हम चलेंगे तो इस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम पंपाज बोलते हैं। इस तरीके से अलग अलग देशों में इसके नाम क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको वन्य जीवों में 4 प्रकार के वन जीवों पढ़ना है। कौन कौन सा, विषुवत रेखीय या सदाबहार वन जीवोम, दूसरा है पर्णपाती या मानसूनी वन जीवोम, तीसरा है भूमध्य सागरीय वन जीवोम, और चौथा है कोणधारी या टैगा तुल्य वन जीवोम। और घास के मैदान में 2 प्रकार के घास के मैदान पढ़ना है। कौन कौन सा, एक है हमारा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिसको हम अगर एक नाम दे पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, सवाना। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेपी। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में घास के मैदान पाए जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेपी। और जो उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, समाना। अब ये कहीं पर घास के मैदान हो रहे हैं, कहीं पर वन पाए जा रहे हैं, कहीं पर मरुस्थल पाया जा रहा है। इन सब की जो कारण है, थोड़ा सा उस कारण को समझने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। जैसे हम अगर 0 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच की बात करें, 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच, तो यहाँ पर 12 महीने तापमान अधिक होता है। और 12 महीने तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर वर्षा 12 महीने अधिक होगी, जिस कारण से यहाँ पर वन कैसे मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे। और यहाँ पर 0 डिग्री से 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच देखा जाए तो यहाँ पर जो पवन चलती है इस पवन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ये है पूर्वा पवन। ये कौन से पवन है, पूर्वा पवन है। और पूर्वा पवन महासागरों से आर्द्रता ग्रहण करके चलेगी, तो जैसे ही महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवेश करेगी तो यहाँ पर ये वर्षा की मात्रा अधिक करेगी। तो यहाँ पर पूर्वा पवन वर्षा खूब करती है, तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा होती है अधिक। लेकिन जैसे जैसे ये पूर्वा पवन आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसके वर्षा की मात्रा में क्या होती है, कमी आती है। और जब वर्षा की मात्रा में कमी आएगी तो फिर यहाँ पर वन के स्थान पर क्या पाए जाएंगे, घास के मैदान। और जब एकदम पश्चिम में पूर्वा पवन पहुँचती है तो इसमें आर्द्रता हो जाती है समाप्त, इसलिए यहाँ पर वर्षा की मात्रा एकदम से कम हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पर विकसित होते हैं मरुस्थल। इसीलिए दुनिया के जितने भी मरुस्थल हैं सब के सब पाए जाते हैं महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। और कितने डिग्री अक्षांश के बीच, वो पाए जाते हैं 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच। इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसका अगला पार्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।